Hello guys, welcome back to my YouTube channel Learn Kanun with Surya, and today we are going to study about UCC, the bill passed by उत्तराखंड। आज हम लोग जानेंगे कि यूसीसी जो बिल पास हुआ है उत्तराखंड में उसका क्या सिग्निफिकेंस है और उसको वो जो बिल पास हुआ उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, क्या चीज़ें होंगी, किस तरह से प्रोसीड किया जाएगा उसके अंदर, उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। चलिए जानना चालू करते हैं। यूसीसी जो बिल है वो हमारा पास किया गया उत्तराखंड हाउस से ऑन 7 फैब, और अभी ये पेंडिंग है। अभी ये बिल है, अभी ये एक्ट नहीं बना है क्योंकि इसको प्रेसिडेंट का एक्सेंट लगेगा ये बनने के लिए, बिल बनने के लिए। तो ये प्रेसिडेंट के पास भेजा गया है। तो जब तक कि प्रेसिडेंट का एक्सेंट नहीं आ जाता, एक्सेंट का मतलब उसका साइन नहीं कर देती, वो अप्रूव नहीं कर देती है, तब तक कि ये बिल नहीं बन सकता, और सॉरी तब तक ये एक्ट नहीं बन सकता। अभी ये बिल है। तो चलिए हम लोग इसको, इससे पहले हम लोग इसको कोडिफाई करते हैं और इसको सबऑर्डिनेट करते हैं और देखते हैं कि इस चीज़ों में क्या है, बिल के अंदर क्या है। अगर ये एक्ट बन जाता है तो किस तरह से ये बदल देगा जो हमारे पास एडप्टेशन लॉज है, हिंदू लॉज है, स्पेशल मैरिज लॉज है, या फिर डाइवोर्स लॉज है मुस्लिम्स का, उन सब चीज़ों पे कैसे ये प्रभाव डालेगा, किस तरीके से ये चेंज होगा। चलिए उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले हम लोग मैरिज से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोग मैरिज इज द बिग कंसर्न। तो पहले मैरिज में क्या था, पहले हमारा जो पहले कंट्री में था यूसीसी से पहले, यूसीसी का मतलब है कि एक कोडिफाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है। ठीक है, ये क्या है और कैसे दिया हुआ मैं आपको बताता हूँ सब। आर्टिकल 44 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डीपीएसपी में दिया हुआ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये इनफोर्सेबल नहीं होता है। इनफोर्सेबल का मतलब मैं आपको बताता हूँ। इनफोर्सेबल का मतलब ये होता है कि ये स्टेट का एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। स्टेट की जब कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया तो कुछ ड्यूटीज लिखे गए जो स्टेट को करना होता है, लेकिन ये इनफोर्सेबल नहीं है। इनफोर्सेबल का मतलब कंपलसरी नहीं, लाइक फंडामेंटल राइट्स हो गए, या फिर हम लोग का और वेरियस राइट्स है, लाइफ एंड लिबर्टी है, राइट टू प्राइवेसी, आर्टिकल 21, 19 एंड एवरीथिंग। तो वो हम लोग का फोर्सेबल है, मतलब आप उसके लिए अगर वो आपको कोई वॉयलेट करता है तो आप कोर्ट जा सकते हो, बट ये इनफोर्सेबल राइट्स नहीं, एक ड्यूटी है स्टेट का। अगर स्टेट को लगता है कि वो उसको फोर्स करना चाहिए तो वो करेगा, अगर नहीं लगता है तो वो नहीं करेगा। तो ये इनफोर्सेबल नहीं, बट स्टेट ने इसको मेजोरिटी के साथ पास किया है। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्टेट बना है उत्तराखंड जिसने यूसीसी पास किया है। तो हम लोग देखते हैं कि यूसीसी के अंदर उसने क्या क्या चेंज करे हैं। तो आर्टिकल 44 का हेल्प लेके, क्योंकि वहां पे उसका प्रोविजन दिया हुआ है, इट कैन बी डन, अगर स्टेट चाहता है तो। और स्टेट का अगर मेजोरिटी से हाउस से पास होता है, इट कैन बी पास, इट इज नॉट इलीगल, और उसको भेजा गया प्रेसिडेंट के पास एक्सेंट लेने के लिए। चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि क्या बात है उसमें। हम लोग उसमें पहले बात करते हैं मैरिज का। मैरिज हम लोग को उसके पहले बहुत लगता था, हिंदू मैरिज एक्ट लगता है जो, उसके बाद फिर क्रिश्चियंस मैरिज एक्ट लगता है, पारसी मैरिज एक्ट लगता है, इस तरह का वेरियस अदर मैरिज एक्ट लगता है। जैसे इंडिया में जो चार आपका जो बेसिक रिलीजन है वो है हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड ज्यूज। ये चार बेसिक मेजर अलग अलग रिलीजन है, जिसमें कि बेसिकली इन सब चारों लॉज को कोडिफाई कर दिया जाएगा एक सिंप्लीफाई वे में, एक वन लॉ बना दिया जाएगा। जिस तरह वन नेशन वन लॉ हम लोग के पास आईपीसी है, उसको अगर देखा जाए, हम लोग के पास सीआरपीसी है, हम लोग के पास एविडेंस है, तो उसी तरह का हम लोग के पास टीपीए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये सब जो है वन नेशन वन लॉ है। आप इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी रिलीजन के हो, आपको ये लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, इसी लॉज के अंदर आप आओगे। उसी तरह इन्होंने मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्टेशन, चाइल्ड कस्टडी, एवरीथिंग को एक लॉ के अंदर करने का कोशिश किया है। तो हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि ये चार, मैंने आपको बता दी, ये चार कास्ट है बेसिकली, सॉरी नॉट कास्ट, रिलीजन्स, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और ज्यूज। इनमें से अब क्या होगा, एक ही लॉ बना दिया जाएगा, एक्सेंट मिल जाता है, एक लॉ बन जाएगा और ये चारों उसी में फॉलो होगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे क्या क्या होगा। तो जो हिंदू, पहले हिंदू के लिए अपना हिंदू मैरिज एक्ट लगता था, क्रिश्चियंस के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट लगता था, पारसी के लिए पारसी मैरिज एक्ट लगता था। इसी तरह वेरियस अदर लॉज था, बहुत सारा लॉज था जो बहुत अलग अलग तरीके से इन लोगों को डील करता था। कि कोई लोग का मैरिज को डील करता था, कोई एडेप्टेशन को डील करता था, कोई चाइल्ड कस्टडी को डील करता था। लेकिन अब सबको मिला के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा बना दिया जाएगा, जो वन लॉ वन नेशन के लिए फॉलो करा जाएगा इन केस ऑफ मैरिज, एडेप्टेशन एंड एवरीथिंग। अब क्या होगा कि अब अगर एक स्पाउस ए पर्सन जो मेल है, एम पर्सन जो मेल है, एक फीमेल से शादी करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या फिर आपका क्रिश्चियन हो, ज्यूज हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रिलीजन से, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मेल एक फीमेल से शादी करता है, ही नीड्स टू कंपल्सरी रजिस्टर हिज मैरिज।
ही नीड्स टू कंपल्सरी रजिस्टर हिज मैरिज। अब हम लोग समझते हैं रजिस्टर का जो सिग्निफिकेंस है, ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज था ना, ये रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होता है बिफोर द रजिस्ट्रार ऑफ द कोर्ट। कोई भी एक लोअर कोर्ट का रजिस्ट्रार के पास, हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार के पास, आप जहां पे एक्सेस कर सकते हो आप वहां जा सकते हो। यहाँ जुरिस्डिक्शन का कोई बात नहीं, बस आप जिस स्टेट में रहते हो उसका हाई कोर्ट में चले जाओ, सिविल कोर्ट में चले जाओ, लोअर कोर्ट में चले जाओ, इट डजंट मैटर। आपको रजिस्ट्रार के पास जाके अपना मैरिज को रजिस्टर करवाना होगा विद 2 विटनेस ईच साइड, इधर से भी 2 विटनेस, इधर से भी 2 विटनेस, और उसके सामने जाके आपको रजिस्ट्रार के सामने आपको अपना मैरिज रजिस्टर करना होगा। ये हम लोग के पास पहले से भी एग्जिस्टिंग था, बट ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं था। आप आइदर आपके मर्जी पे, या तो आप अपना फैमिली रिचुअल्स के साथ शादी करो और रजिस्टर मत करो। लेकिन अब क्या क्या आप फैमिली रिचुअल के साथ शादी तो करो, दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो गया है। अगर आप शादी करके फिर भी आप कंटिन्यू करते हो लिविंग आफ्टर पास ऑफ यूसीसी, जब ये यूसीसी बिल बन जाएगा तब की बात मैं बता रहा हूं। अगर यूसीसी बिल बन गया और आपने शादी किया एक वुमेन से और आप उसके साथ कंटिन्यू लिविंग में रहने लगे, हैबिटेट में रहने लग गए, लेकिन आपने क्या किया, आपने रजिस्टर नहीं करवाया, तो आपको एक रजिस्ट्रार की तरफ से नोटिस जाएगा, जिसमें आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा कि आप आके वो रजिस्टर करवाओ अपना शादी। अगर रजिस्ट्रार को पता चला है कि यू 2 पीपल गेट मैरिड और आप एक साथ रह रहे हो, तो आपको एक नोटिस जाएगा 15 दिन के अंदर कि आप उसका शादी को रजिस्टर करो। लेकिन आप उस नोटिस को इग्नोर कर देते हो और आप शादी नहीं करते, तो आपको 25,000 फाइन लगेगा, 25,000 रुपीज फाइन लगेगा, और तब आपको शादी को रजिस्टर करने को मिलेगा। क्योंकि आप रजिस्टर करना इज कंपलसरी। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा ऑप्शनल है, मेरे को मर्जी नहीं है रजिस्टर करवाने को तो मैं नहीं करवाऊंगा, नहीं, अब आपको रजिस्टर करवाना होगा, ये कंपलसरी कर दिया गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। अगर आप क्रिश्चियन हो, ज्यूज हो, सिख हो, ईसाई हो, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना शादी को रजिस्टर करवाना होगा। दूसरा, ये रजिस्टर करवाने का पीछे का मोटिव भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। इस रजिस्टर करने का सबसे बड़ा मोटिव है बाई गेम। जो बाई गेम ही होता था, जैसे कि एक पर्सन एक फीमेल से शादी किया, वो F2 से शादी नहीं कर सकता, फीमेल 2 से शादी नहीं कर सकता। तो बेसिकली कोर्ट का ये व्यू है कि अगर आप मैरिज को अपना रजिस्टर नहीं करवाते, ऑन पेपर रिकॉर्ड्स में नहीं लाते हो, तो एक पर्सन दूसरे किसी और से भी शादी कर लेता है, फिर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट आता है कि ये इसकी पहली बीवी है कि ये इसकी पहली बीवी, क्योंकि वो प्रूफ नहीं हो पाता है। क्योंकि आप फोटोग्राफ्स और पब्लिक इंक्वायरी से आप सिर्फ यही प्रूफ कर सकते हो कि ये मैरिड है कि नहीं, बट आप ये प्रूफ नहीं कर सकते कि इसने पहले शादी किया, इसने पहले शादी किया। फैब्रिकेशन का चांसेस बहुत हाई हो जाता है, एविडेंस को फैब्रिकेट करने का चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अगर आप पब्लिक इंक्वायरी में किसी को पैसे दो देंगे तो ये बोल देगा नहीं F2 इज योर फर्स्ट वाइफ, अगर आप F1 के लिए बोल दोगे तो F1 इज योर फर्स्ट वाइफ। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है ना, कोर्ट इन कॉन्ट्राडिक्शंस को ही पूरा तरह से इरिटेट कर देगा, हटा देगा, और वो क्या कर देगा, वो भाई गेमी को इनहेंस करेगा। तो आप उसके लिए कोर्ट ने क्या करा कि आप रजिस्टर कराओ। अगर आप पहला बीवी से अपना शादी करते आप उसको रजिस्टर करा, ऑन पेपर करा। तो जब आप ऑन पेपर F1 से करवा लोगे, वाइफ 1 से आप करवा लोगे, तो आपका वाइफ 2 कभी रजिस्टर हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि जब आपका रिकॉर्ड्स मैच किया जाएगा विथ योर आधार कार्ड, विथ योर फादर्स नेम, विथ योर मदर्स नेम, विथ योर current address, with your occupation, everything has to be given in detail at that moment. So that time you will be known as a person who is doing bigamy. और bigamy is criminalized in India. मैंने इसके पहले एक और वीडियो बनाया, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि bigamy का क्या प्रोसेस है, क्या पर्पस है, bigamy और डिटेल में क्या होता है, मैंने उस वीडियो में अच्छे से समझाया था, आप एक बार उसको जाकर जरूर देखें। मैं आप थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि बाइगेमी का मतलब होता है कि आप जब 2 शादी करते हो वो चीज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। अब ये क्या था ना, ये अब हम लोग मुस्लिम लोग के रिगार्डिंग में बात करते हैं। मुस्लिम का जो अपना पर्सनल लॉ चलता था, शरिया लॉ जो चलता है उन लोग का, उसमें पर्सनल लॉ में इन लोग को 4 शादी वैलिड था। इन लोगों का कुछ 4 शादी ना वैलिड, चारों रिकॉग्नाइज्ड था। हिंदूज में, क्रिश्चियंस में, ज्यूज में उतना रिकॉग्नाइज नहीं था, बट ये जो यहाँ मुस्लिम्स मैरिज में था, इसमें 4 शादी जो ये लोग करते थे, ये चारों शादी रिकॉग्नाइज था, ये वैलिड थे चारों शादी, ऐसा नहीं कि नॉन वैलिड थे। तो अब क्या हुआ, अब अगर यूसीसी एक बिल बन जाता है तो उत्तराखंड के मुस्लिम्स है जो डोमिसाइल उत्तराखंड में, जिनका डोमिसाइल बना हुआ है, हु लिव्स इन उत्तराखंड, हु रिसाइड्स इन उत्तराखंड, कांट मैरी वन अपार्ट फ्रॉम वन वुमेन। अगर वो मुस्लिम्स भी हैं और वो अगर एक शादी करते हैं तो वो एक ही शादी करेंगे, वो दूसरा शादी करेंगे, दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ बाइगेमी। तब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि मुस्लिम्स का अपना पर्सनल लॉ में 4 शादी करने का अलाउड था, आपने उसको हटा दिया। वी हैव आवर कस्टम्स, वी हैव आवर रिलीजन्स, वी हैव आवर बिलीव्स, फेथ, तो आप इस चीज को कैसे हटा सकते हो। बट अल्टीमेटली आप जानते हो मेजोरिटी विन्स, तो मेजोरिटी विन हुआ है यहाँ पे और लोग वहां का लोकसभा से पास हो गया, तो डेफिनेटली वो बिल बनने के लिए, एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट के पास गया और गया है, तो वो कंट्रीमैन पे लगेगा, कंट्री हैज टू ओब्लाइज बाय इट। तो वहां पे अब क्या होगा, मुस्लिम्स भी अब 2 शादी नहीं कर पाएंगे, ये तो हो गया। उसके बाद और क्रिश्चियन, ज्यूज, एवरीबॉडी, फॉर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए ये लगेगा, ठीक है।
अब हम लोग आगे बात करते हैं कि चाइल्ड कस्टडी के बारे में ये एक्ट क्या बोलता है। ये चाइल्ड कस्टडी के बारे में अभी भी थोड़ा सा साइलेंट है, उतना खुल के बात नहीं किया ये चाइल्ड कस्टडी के बारे में। लेकिन हाँ, इसने एक जो पॉजिटिव नोट पे एक चीज स्टार्ट किया है कि अगर आपका जो बेटा बेटी है या फिर जो एक बच्चा जन्म लेता है दो पार्टनर के एक साथ रहने से, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैरिज और नहीं, अगर उसका मैरिज नहीं भी हुआ है उन दोनों पार्टनर्स का, बट स्टिल वो दोनों साथ रह रहे थे और सोसाइटी ने उनको रिकॉग्नाइज करा है, इस पर मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा, सोसाइटी ने उनको रिकॉग्नाइज करा है कि दे बोथ पीपल आर लिविंग टुगेदर, तो वो जो चाइल्ड जो इनके कोहेबिशन से जो चाइल्ड बर्थ होगा वो अब इलेस्टिमेट डिक्लेयर नहीं होगा। अब क्या होता था, इलेस्टिमेट डिक्लेयर होने की वजह से मुस्लिम्स में उसको कोई राइट ही नहीं मिलता था, हिंदूज में मिलता था तो बहुत लिमिटेड राइट मिलता था, एक इक्वल राइट नहीं मिल पाता था जो एक नॉर्मल बच्चा को या फिर जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग के जो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ के बच्चे जो होते हैं उसके साथ कंपेयर किया जाए तो वो राइट्स नहीं मिलते। तो मुस्लिम्स में तो मिलते ही थे, क्रिश्चियन ज्यूज है आल्सो सेम लॉज कि उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जाएंगे। तो अब ये जो इलेस्टिमेट चाइल्ड है वो इलेस्टिमेट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट ही हटा दिया गया है और इलेस्टिमेट चाइल्ड विल बी कंसीडर्ड एज अ लेस्टिमेट चाइल्ड और उसको एक बराबर का सारा चीज मिलेगा, बराबर का फैसिलिटी मिलेगा, इक्वल स्टेज पे रखा जाएगा, उसको अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ये कस्टडी पे बात करते हैं कि अगर चाइल्ड कस्टडी है तो उस पे क्या होगा। उसके बाद ये आगे अगर इस पे बात करें तो अब से जो लिव इन रिलेशनशिप है, लिव इन रिलेशनशिप ये भी रजिस्टर करना जरूरी हो गया है अंडर यूसीसी। अगर आप उत्तराखंड में हैं और कोई एक लड़का और लड़की अनमैरिड कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, दे हैज टू रजिस्टर द लिव इन रिलेशनशिप, उनको अपना रजिस्टर करवाना पड़ेगा। लेकिन अब आप कह सकते हैं कि अगर उन्होंने मैरिज नहीं किया तो इसका तो कोई डाइवोर्स का क्राइटेरिया नहीं है, तो अगर रजिस्टर कर लेंगे फिर हमको इन फ्यूचर अगर उसके साथ नहीं जमा या फिर हमको उसके साथ नहीं कंटिन्यू करना है आगे या फिर शादी नहीं करना है तो आगे क्या होगा, बिल्कुल होगा, आप इसको डी रजिस्टर करवा सकते हो। यहाँ पे डी रजिस्टर का ऑप्शन है और इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा से फाइन नहीं देना पड़ेगा, कोर्ट में जाना पड़ेगा, सिंपली आप रजिस्ट्रार के पास जाइए, अपना फाइल खुलवाइए कि आपने लिव इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्टर करा था, दोनों पार्टी जाइए और उसको आप डीएक्टिवेट करवा लीजिए, सिंपली उसको लैंग्वेज में समझिए तो डीएक्टिवेट डी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। वहां जाकर आपको डी रजिस्टर कर लिया जाएगा, बोथ पार्टी विल बी फ्री फ्रॉम दैट टाइम, आप लोग दोनों कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। हाँ, इन केस आपका एक चाइल्ड नहीं हो जाना चाहिए क्योंकि वो चाइल्ड को फिर इक्वल वही मैंने बताया था आपको कि इलेस्टिमेट अभी भी वो इलेस्टिमेट का क्राइटेरिया में आ जाएगा अगर आप लोग डी रजिस्टर हो गए तो, बट स्टिल वो इलेस्टिमेट कंसीडर नहीं किया जाएगा और इलेस्टिमेट कंसीडर किया जाएगा, उसको अपना इक्वल राइट्स होगा, उसको गार्जियनशिप राइट मिलेगा, उसको प्रॉपर्टी राइट मिलेगा, उसको हर कुछ मिलेगा। तो ये इसका पॉजिटिव्स है। अगर हम लोग इसका कुछ नेगेटिव्स का बात करते हैं, जो इसका हम लोग का नेगेटिव्स का हम लोग को देखने में आता है, स्टिल अभी भी ना ये जो फादर है उसको फादर को ना गार्जियन बना के रखा है, ठीक है, और मदर को कस्टोडियन बना के रखा था। ये चीज चेंज होना चाहिए था क्योंकि अगर हम लोग नया बिल बना रहे हैं तो हम लोग को यहाँ पे मदर्स के बारे में सोचना चाहिए था। 5 साल तक तो अगर बच्चा बॉर्न है और स्टार्टिंग में ही अगर उसका डाइवोर्स हो गया तो 5 साल तक तो वो मदर के पास रहेगा, लेकिन मदर विल बी कंसिडर्ड एज कस्टोडियन और ये फादर विल बी कंसिडर्ड एज लीगल गार्जियन। अब हम आपको पहले गार्जियन और कंसिडर हम इसमें आपको अंतर बता देते हैं। कस्टोडियन वो होता है जो कुछ टाइम के लिए आपकी चीजों को देख रेख करता है। कस्टोडियन इज नहीं, वो कस्टोडियन जैसे कि आपने मेरे को कोई पेन दिया कि आप इसको रखो, तो हम इसका कस्टोडियन हो जाएंगे, हम उस पेन का ओनर नहीं हो सकते। ओनर कौन होगा? ए लीगल गार्जियन। गार्जियन कौन होगा? मतलब ये बच्चा का जितना भी जो चाइल्ड है उसका भी जो भी बेसिक नीड्स होगा या फिर बेसिक जो डिसीजंस होंगे वो सब लेने का अधिकार किसको दिया गया है? फादर को, ना कि मदर को। मदर विल बी स्टिल बी कंसिडर्ड एज ए कस्टोडियन। इस चीज को चेंज किया जाए। हाँ, अगर वो लॉ के पास जाता है तो जो उसका एडॉप्टेशन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, अगर फादर इनकेपेबल है, फादर इज अनसाउंड माइंड, फादर का उस तरह का हालात नहीं है कि वो बच्चे को रखे, तब मदर कैन बी टर्म्ड एज लीगल गार्जियन। बट यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दिया गया कि दोनों जाके अपना प्रूफ कर सके। अगर फादर डिफॉल्टर लिस्ट में आता है देन मदर कैन बिकम लीगल गार्जियन, लेकिन अगर फादर डिफॉल्टर लिस्ट में नहीं है तो मदर लीगल गार्जियन कभी बन ही नहीं सकती है, वो हमेशा से कस्टोडियन ही बन के रहेगी। और ये एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक है जब ये लॉ पास हो रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम लोग इसके अलावा अगर हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं तो हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी राइट्स का, कि अब प्रॉपर्टी राइट्स का क्या हिसाब है। तो अगर हम लोग प्रॉपर्टी राइट्स का बात करना चाहते हैं तो अब से जो चाइल्ड का पहले हम लोग बात करते हैं, अब तो वो लेस्टिमेट कहाएगा, चाहे कुछ भी कहीं से भी हो, तो लेस्टिमेट कहाएगा उसको प्रॉपर्टी राइट इक्वल मिलेगा, चाहे इधर से उधर। अब हम लोग वाइफ का प्रॉपर्टी राइट्स का बात कर लेते हैं। अब जो वाइफ का प्रॉपर्टी राइट है जो हिंदू में लगता था वही सेम राइट्स अब सब में लगेगा। हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो था वही मेंटेनेंस। एक वाइफ अगर डाइवोर्स लेती है तो
जैसे मुस्लिम्स में था 90 डेज पीरियड, इदादत पीरियड उसको हम लोग बोलते थे, तो इदादत पीरियड तक उसको मेंटेनेंस देना है और आफ्टर दैट शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस एनी मोर फ्रॉम हर हस्बैंड। लेकिन इस चीज को हटा दिया गया है और अब वो सीधा 125 सीआरपीसी में आएगी, 125 ऑफ सीआरपीसी जो मेंटेनेंस का बात करता है, वुमेन मेंटेनेंस का अपने हस्बैंड से, वो एंटाइटल है उस चीज के लिए, वो परमानेंट ले सकती है। नोबडी कैन कम विद द कॉन्ट्रडिक्शन कि वी फॉलो मुस्लिम लॉ सो वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू गिव वाइफ एनी मोर मेंटेनेंस आफ्टर 90 डेज, दिस इज नॉट एनी मोर एप्लीकेबल इन यूसीसी, यू हैव टू गिव मेंटेनेंस अंडर 125 और वो इनहैंसमेंट ऑफ मेंटेनेंस के लिए भी जा सकती है व्हिच इज गिवन इन सीआरपीसी 127 सीआरपीसी में इनहैंसमेंट के लिए भी जा सकती है कि अगर हमको 25,000 आज दे रहे थे तो अगर आज का डेट में अगर हमको 25,000 मिलता है, आज के बाद 2 साल के बाद 25,000 का वैल्यू 25,000 तो रह नहीं जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास, तो 2 साल के बाद वही 25,000 50,000 के आसपास चला जाएगा। दिस इज व्हाट इनहैंसमेंट ऑफ मेंटेनेंस कि आपको आज का अगर आज 1 रुपया का वैल्यू 1 रुपया है तो हो सकता है 1 2 5 6 दिन के बाद 1 रुपया का वैल्यू 1 रुपया ना रहे, तो उसके लिए हम लोग उसके साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते और दैट्स व्हाई दिस सेक्शन हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, दैट इज 127 सीआरपीसी जो इनहैंसमेंट ऑफ मेंटेनेंस की बात करता है। तो हम लोग इनहैंसमेंट ऑफ मेंटेनेंस में जाएंगे तो वो 25,000 की जगह आपसे उसको 50,000 दिया जाएगा। तो इसके लिए भी मुस्लिम वुमेन अब इंटाइटल हो गई है, दे आर नो मोर टू ऑब्लाइज कि उनको अपना मुस्लिम लॉ फॉलो करना है, 90 दिन का इजाजत पीरियड के हिसाब से अपना मेंटेनेंस लेके उनको अपना मेंटेनेंस वो इंटाइटल नहीं रहेगी, दिस इज नॉट गोना हैपन एनी मोर। तो यहाँ पे एक इनजस्टिस डिस्पैरिटी को हटाया गया है, लेकिन बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है कि हम लोग का बहुत सारा वुमेन है जो खुद से फॉलो करती है मुस्लिम लॉ, दे डोंट वांट टू कम अंडर दिस लॉ, लेकिन जो नहीं चाहती है उसके लिए भी ये चीज करते हैं और जो चाहती है उनके लिए भी अब कर दिया गया। अगर ये बिल बनता है दे हैज टू फॉलो एंड साइड बाय साइड इट। बहुत फेमस केस का बात करते हैं हम लोग, शाहबानो केस। जो शाहबानो केस है उसमें क्या हुआ था, उसमें हाईकोर्ट में जब वो गई थी तो हाईकोर्ट सेड दैट इन द अंडर मुस्लिम लॉ इट इज गिवन दैट 90 पीरियड ऑफ मेंटेनेंस इज गुड इनफ फॉर वुमेन, तो उसको अपहेल्ड कर दिया गया था। बेसिकली यहाँ पर्सनल लॉ मुस्लिम लॉ को अपहेल्ड कर दिया गया था। बट यही सेम केस जब सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड शाहबानो दैट यू हैव एन आधार कार्ड, शी सेड यस सर आई हैव एन आधार कार्ड, सो यू आर इंडियन सिटीजन, so you will be entitled under 125 CRPC, it doesn't matter your person whatever your personal law says, we can't hurt your basic rights। अगर आपने किसी से शादी किया है, you have said that you have told her that I am going to maintain you, you have to maintain her irrespective of their religion। जो अच्छी चीजें हैं उन चीजों से आप उसको रख सकते हो, लेकिन जो बुरी चीजें वो आप फॉलो नहीं कर सकते हो। तो अब वो जो है उसको उनको इस शाहबानो केस को अपहेल्ड किया गया, लैंडमार्क केस है ये, और 125 CRPC में उसको बुक किया जाएगा और उसको मेंटेनेंस दिया गया और इसका ये लैंडमार्क केस इस तरह से बन गया। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, अब ये जो मुस्लिम्स में था कि 4 शादी वाला, क्या वो वैलिड रहेगा? नहीं, अब वो मुस्लिम्स वाला 4 शादी वैलिड नहीं रहेगा, अब वो बाइगेमी कंसीडर किया जाएगा और दैट इज एन ऑफेंस इन इंडिया। और उसके लिए आईपीसी में जो भी प्रोविजंस दिए गए 494 495 है बाइगेमी का आईपीसी में, उसमें वो लोग कन्विक्ट होगा और उसमें वो लोग को क्रिमिनलाइज किया जाएगा, दे आर नो मोर लिबरलाइज। अब उन लोगों को 4 शादी करने का अलाउड नहीं। दूसरा चीज, इन सब अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग हम लोग अगर बात करते हैं एडॉप्टेशन का, मेंटेनेंस का, तो उन सब चीजों में मेंटेनेंस में आपको जो नॉर्मल लॉस लगते थे वो लगते थे। शादी में भी आपका जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसको अब हटा दिया गया है। हम पहले बताते हैं स्पेशल मैरिज होता क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। स्पेशल मैरिज क्या होता है आपको पता है? जब हिंदू एक मुस्लिम से शादी कर लेता है, एक इंटर रिलीजन मैरिज हो जाता है। सपोज दैट कि एक क्रिश्चियन ने एक ज्यू से कर लिया, एक ज्यू ने एक हिंदू से कर लिया, तो उन लोग को तो लॉ गवर्न नहीं कर पा रहा, ना हिंदू लॉ गवर्न कर पा रहा है क्योंकि हिंदू इज बॉय एंड मुस्लिम इज वुमेन, तो दोनों का लॉ गवर्न नहीं कर पा रहा। उस पर हमको बात करता था स्पेशल मैरिज। स्पेशल मैरिज में था कि अगर हिंदू वुमेन शादी कर लेता है एक मुस्लिम वुमेन से, तो क्या इसका कौन सा लॉ गवर्न करेगा? हिंदू भी गवर्न नहीं कर सकता, मुस्लिम भी गवर्न नहीं कर सकता। इसी के लिए ये स्पेशल मैरिज गवर्न करता था और उसमें कुछ दिए हुए थे आप लोग किस तरह से रहोगे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि इसमें स्पेशल मैरिज वाला जो है अब सिमिलर मैरिज कर दिया, आप उसमें कोई कास्ट रिलीजन तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग ने पर्सनल लॉज जो है उसी को एबोलिश कर दिए। अब तो हम लोग को कोई लेना देना ही नहीं है कि मुस्लिम से है कि हिंदू से है कि क्रिश्चियन से है कि ज्यू से है, हम लोग को तो उससे अब कोई लेना देना ही नहीं क्योंकि हमने सारा लॉज इक्वल कर दिए। अब आप किसी भी लॉ में शादी करो आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आपको अपना हर चीज रिकॉर्ड पे लाना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता स्पेशल मैरिज का। स्पेशल मैरिज उसी के साथ साथ द डे इट विल बिकम वैलिड, जिस दिन वो एक्ट बनेगा ये स्पेशल मैरिज ऑटोमेटिक एबोलिश हो जाएगा। इस काइंड ऑफ मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, इन सब के साथ एबोलिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे। तो हम लोग अगर इसके आगे बात करते हैं तो वही जो बात है कि वो उसका एबोलिश हो जाएगा, तो इसका जो पर्सनल लॉस रहेगा नहीं। तो अब हिंदू मुस्लिम अगर शादी करता है तो उन लोगों को भी रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अब इसमें एक दिक्कत क्या हो रहा है पता है? हम लोग कितना भी लॉ पढ़ ले, कुछ भी कर ले, बट वी नो आवर सोसाइटी। तो बहुत बार क्या होता था कि एक हिंदू मुस्लिम अगर आपस में शादी भी कर लिया तो डोंट गेट इट रजिस्टर्ड, तो वो वर्नरेबल नहीं
होता था सोसाइटी में। सोसाइटी में सबको एट लार्ज पता नहीं चलता था। बट अब अगर एक हिंदू मैन मुस्लिम वुमेन से शादी करता है, दे नीड टू रजिस्टर इट, और जैसे वो रजिस्टर करेंगे वो सारे पब्लिक के नजर में आ जाएंगे, वो एक सोसाइटी के नजर में आ जाएंगे, तो उनको एक वल्नरेबल बना दिया जाएगा कि अगर उन पे अगर किसी तरह का अटैक किया जाता है या किसी तरह का उनके साथ कुछ किया जाता है, ऑल्दो वो प्रोटेक्शन 82 सीआरपीसी में दिया हुआ है। अगर आपको किसी से थ्रेट लग रहा है, इसको सना बोलते हैं हिंदी में। सना ये बेसिकली कि आप पहले से इंटीमेट कर रहे हो पुलिस को कि हमको इस इंसान से खतरा है। जैसे किसी ए पर्सन ने किसी बी पर्सन को कुछ बोला है, कुछ हल्का फुल्का लड़ाई हो गया, ए पर्सन को इनर से फीलिंग आ रहा है कि बी पर्सन हमको मार देगा, तो ए पर्सन क्या करेगा, वो 82 सीआरपीसी में जाएगा और पुलिस स्टेशन में एक नोट लिख के दे देगा एसपी के पास कि सर हमको बी पर्सन से ऐसा ऐसा थ्रेट है, दिस इज द रीजन, मेरा एक फाइट हुआ है और उसने मुझे को थ्रेट दिया कि मैं तुमको मार दूंगा। तो पुलिस नीड्स टू टेक केयर ऑफ दैट पर्सन ए। अब उस पुलिस किसी तरह से करे, रिस्पेक्टिव इसको जाके कुछ बोले, आपके घर पे पुलिस एक भेजे, कांस्टेबल भेजे, इररिस्पेक्टिव वो पुलिस का मैटर है, बट पुलिस हैज टू टेक द कॉग्निजेंस। और 82 सीआरपीसी उसी का बात करता है जो हम लोग को पुराना वाला सीआरपीसी, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग सीआरपीसी है, उसमें हम लोग को 82 सीआरपीसी बात करता है कि आपको सना दिया जाएगा, सॉरी आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, और इसको हिंदी में हम लोग सना बोलते हैं, बेसिकली इंटीमेट करना। अगर आपको लग रहा है कि आप शादी करने के बाद एक हिंदू और मुस्लिम वुमेन को हम लोग रजिस्टर कर लेंगे, फिर हम लोग पे कोई खतरा आ सकता है, किसी तरह का प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप 82 सीआरपीसी में जाके पुलिस स्टेशन में करवा दीजिए। पुलिस हैज टू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, और पुलिस विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आपने ये नोटिस उनको दिया और स्टिल आपके साथ कुछ गलत होता है, पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल। चलिए, इन सब अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग हम लोग जब बात करेंगे तो ये जब बिल बन जाएगा तो सेम मैरिज सेम एडॉप्टेशन का लॉस लगेगा, कुछ अलग नहीं रह जाएगा। फिर अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग आपको जो भी डाइवोर्स, हम लोग एक डाइवोर्स का भी बात कर लेते हैं जो बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि अलग अलग लॉज में बहुत अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता था डाइवोर्स। जैसे क्रिश्चियंस में आप एक बार जाओ, नो मैरिज शुड नॉट बी कंटिन्यू, आपस में आप लोग बात कर लिए, एक एग्रीमेंट टाइप से साइन कर लियो। उसमें जैसे कि मुस्लिम वुमेन में ट्रिपल तलाक होता था, ये पहले भी हटा दिया गया था। तो थोड़ा सा आपको बता देता हूं ट्रिपल तलाक होता क्या है। ट्रिपल तलाक होता था जब एक मुस्लिम मैन, वुमेन को ये राइट नहीं था, ठीक है, वुमेन नहीं कह सकती थी तलाक तलाक तलाक, ये सिर्फ और सिर्फ एक मैन को राइट दिया गया था। मेल डोमिनेंट सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए मेन को था कि अगर एक मुस्लिम मैन मुस्लिम वुमेन को बोल देता है तलाक तलाक तलाक, तो उस वुमेन को तलाक दे दिया जाएगा, नो मोर शी विल बी हर वाइफ, सॉरी हिज वाइफ। लेकिन इस चीज को भी चेंज किए, तो पहले ही चेंज कर दिया गया था ट्रिपल तलाक। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मुस्लिम में और भी तलाक देने के कारण थे कि आप उसके साथ कोहेबिट नहीं करो कितने दिन तक, तो ऑटोमेटिक तलाक हो जाएगा। उन सब चीजों को एबोलिश कर दिया गया। अब अगर आपको तलाक लेना है तो आपको एक डिग्री लेना पड़ेगा, डिग्री ऑफ डाइवोर्स। अब वो चीज नहीं है कि आप उसके साथ रह नहीं रहे हो, कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, कोहेबिट नहीं कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिकली यू विल गेट डाइवोर्स। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको एक डिग्री ऑफ डाइवोर्स लेना पड़ेगा और उसके बिना आप नहीं तलाक ले सकते हो। डिग्री ऑफ डाइवोर्स हैज टू बी ऑब्टेन्ड बाय कोर्ट। कोर्ट अगर डिग्री ऑफ डाइवोर्स ऑब्टेन करेगा तभी आप उसको तलाक दे सकते हो, किसी भी रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। अब आप क्रिश्चियंस हो, ज्यूज हो, कुछ भी हो। और आपको लिव इन रिलेशनशिप का तो मैंने बता दिया कि लिव इन रिलेशनशिप अगर रजिस्टर हो रहा है तो सेम वे में वो डी रजिस्टर भी होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी इररिस्पेक्टिव ऑफ कहीं भी चले जाओ, आप अगर आप यूसीसी के अंदर आ गए हो तो लिव इन में हो तो आपको रजिस्टर कराओ तो वो डी रजिस्टर हो जाएगा। और अगर मैरिज कर रहे हो तो डिग्री ऑफ डाइवोर्स, ये बहुत बड़ा वर्ड है, डिग्री ऑफ डाइवोर्स। डिग्री होता है फाइनल जजमेंट। आपको एक फाइनल जजमेंट कोर्ट से क्रिएट करवाना पड़ेगा डाइवोर्स का। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने 90 दिन से उसके साथ कोहेबिट नहीं किया, इंटरकोर्स नहीं किया, तो ऑटोमेटिक वी विल गेट डाइवोर्स। हिंदू रिचुअल्स में भी था कि अगर आप बहुत दिन तक 340 दिन तक अगर आप उसके साथ रह ही नहीं रहे हो, बातचीत में नहीं, कॉन्टेक्ट में नहीं, तो ऑटोमेटिक डाइवोर्स होगा। सब एबोलिश हो गया है। अब आपको डिग्री ऑफ डाइवोर्स ही जनरेट करना पड़ेगा। म्यूचुअली कीजिए, कोर्ट में जाकर केस फाइल करके कीजिए, डजंट मैटर, लेकिन आपको डिग्री ऑफ डाइवोर्स हैज टू बी जनरेटेड, क्योंकि वो जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है उसको एबोलिश करने के लिए डिग्री ऑफ डाइवोर्स लगेगा। चलिए, ये सब बातें हैं इसमें। इसके अलावा अगर हम लोग उसका और भी अगर हम लोग मेंटेनेंस का बात करते हैं तो हम लोग मेंटेनेंस का बात कर दिए। चाइल्ड मेंटेनेंस का भी अगर हम लोग बात करते हैं, अगर दो पेरेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, दो पेरेंट्स अलग अलग हो जाते हैं और दोनों अर्निंग है, तो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे चाइल्ड के उसके बड़ा होने में, उसके फैमिली में। पहले ऐसा था कि सिर्फ मेल पर्सन जो है वो ज्यादा करके कंट्रीब्यूट करता था, 70% और 30% वुमेन। अगर अभी भी ये चीज अभी भी लागू है, लेकिन अगर फीमेल अर्निंग नहीं है तो, लेकिन अगर फीमेल अर्निंग है तो ये 50-50 हो जाएगा, 50 वुमेन विल बी गिविंग 50 मेल विल बी गिविंग। और इसका जो मेंटेनेंस चार्जेस है वो देगा, बस बच्चे का जो वुमेन का मेंटेनेंस और बच्चे का मेंटेनेंस है वो तो वो देगा ही, लेकिन वुमेन हैज आल्सो इक्वली से अगर उसके पास कस्टडी है, शी इज द लीगल गार्जियन ऑफ द चाइल्ड, और मेल इज द जो मेल पर्सन वो कस्टोडियन, महज एक कस्टोडियन रह गया है, उसके पास कुछ दिन के लिए बच्चा जाता है, स्टिल उसको पूरा देना है और उसको देना पड़ेगा कस्टडी से। ये सब बातें की गई है यूसीसी में। देखिए, अगर ये बिल बन जाता है तो ये सब चीजें लागू हो जाएंगी। इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।